अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वजीर आजम इमरान खान की आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त मुलाकात जारी है। दोनों ममालिक के वफूद इस मुलाकात में मौजूद हैं और ये मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा ये बयान दे चुके हैं कि जो अमेरिका की पाकिस्तान से ख्वाहिशात थी अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान ने वो पूरी की हैं। अब अमेरिका भी अपने वादे पूरे करे, FATF में पाकिस्तान की मदद करे और अब ये मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हो रही है और इसमें मुलाकात में एक बार फिर से भारत का जिक्र भी हो रहा है। इस मुलाकात से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम मसला कश्मीर से मुताल्लिक बात करेंगे, पाक भारत मामलात पर भी बात करेंगे और मदद के हवाले से जो सालिसी का किरदार है वो भी अदा करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें सदर ट्रंप से दोबारा मिलकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो इस मुलाकात में अफगानिस्तान से मुताल्लिक भी बात करेंगे, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान की इस वक्त ये मुलाकात जारी है। देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या पेशरफ्त सामने आती है, क्योंकि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल ईरान के हवाले से कशीदा हुई थी। देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो वादे अमेरिका ने पाकिस्तान से किए थे, जिसकी बात पाकिस्तान के वज़ीर खारजा कर रहे हैं, वो किस हद तक पूरे होते हैं। इस मुलाकात का कुछ देर में क्या आउटकम आता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात होगी एक और बहरान की जो जन्म ले रहा है। हुकूमत की तरफ से आज भी कहा गया कि तमाम माफियाओं से लड़ेंगे, मगर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है एक माफिया के बाद दूसरा माफिया बार बार फायदा उठा रहा है, सर उठा रहा है। एक हफ्ते में अब दूसरा माफिया सर उठा रहा है। पिछले 16 महीने में मुसलसल यही होता आया है और अब भी माफिया फायदा उठा रहे हैं। आटे के बहरान के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यह खदशा जन्म ले रहा है कि चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक मार्केट में पहुंच सकती है, मगर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। शुगर माफिया फाल होता दिखाई दे रहा है। शुगर माफिया किस तरह काम करता है, कैसे हुकूमत से फायदा लेता है और फिर क्यों नहीं पकड़ा जाता है, कैसे हुकूमती पॉलिसीज पर असरअंदाज होता है, आज आपको तफसील से सब बताएंगे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत, जिससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमत 53 रुपए से बढ़कर 80 रुपए तक पहुंची और अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 100 रुपए तक जा सकती है और ये पहली बार नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ के दौर में चीनी की कीमत 105 रुपए तक पहुंची थी। शुगर माफिया फाल हुआ था, फिर तहकीकात का ऐलान हुआ था, मगर माफिया अपनी जगह रहा और तहकीकात को दबा दिया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी जब से आई है, मुख्तलिफ वुज़रा पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जिस तरह चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, एक्शन होगा, मगर वो एक्शन नहीं हो रहा। शुगर माफिया मुसलसल चीनी की कीमतें बढ़ा रहा है, कोई पेशरफ नहीं हुई है। अब तक नहीं पता चल सका कि चीनी किसने महंगी की, किसने कितने रुपए कमाए, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ऐसा क्यों नहीं हो सका, एक लम्हे को सोचें। जिस हुकूमत ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना है और जिस वजीर ने ज़रूरी पैदावार और खुराक की जिनका पोर्टफोलियो है ज़रूरी पैदावार और खुराक का, उन्होंने निगरानी करनी है सारे मामले की, यानी वजीर खुराक, उनकी अपनी शुगर मिलें हैं और वो एक टॉक शो में बैठकर चीनी की कीमत में इजाफे का दिफा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि शुगर का कोई कार्टेल नहीं है, बल्कि ये तो डिमांड और सप्लाई का मामला है। तो सप्लाई तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पैदा हो रही है, तो डिमांड सप्लाई का मामला ये सारा का सारा कैसे है। खुसरो बख्तियार साहब की अपनी शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब जो इस सारे मामले से वाबस्ता हैं, ज़राअत के मामले से वाबस्ता हैं, उनकी अपनी शुगर मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस हुकूमत के फैसले कर रहे हैं। 1 साल पहले उन्होंने गंदम की बरामद के लिए कोशिशें की और उसे यकीनी बनाया, फिर 1 साल बाद जब गंदम की बरामद की वजह से बहरान पैदा हो गया तो उन्होंने गंदम की दरामद का ऐलान कर दिया। सीधा सादा वुज़रा के मफादात का मामला है। जहांगीर तरीन साहब के मफादात के मामले के हवाले से अपोजिशन सवाल उठा रही है, कैसे एक ऐसा वजीर जिसकी अपनी शुगर मिल्स हैं वो कैसे चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रख सकेगा, कैसे एक हुकूमती रुकन जिसकी अपनी शुगर मिल्स हैं वो ज़रूरी पॉलिसीज तैयार कर रहा है। कल ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब से बात करते हुए चीनी की कीमतों के हवाले से क्या कहा, ये ज़रा देखिए। खुसरो बख्तियार वज़ीर खुराक हैं, अपनी शुगर मिले हैं, दिफा कर रहे हैं कि कोई कार्टेल नहीं है। जहांगीर तरीन इस वक्त ज़रूरी अशिया की दरामद और बरामद के मामला देख रहे हैं, उनकी अपनी शुगर मिले हैं, वो भी दिफा कर रहे हैं। खुसरो बख्तियार ने दावा किया कि कॉम्पिटिशन कमीशन ने तहकीकात की और उसमें उन्हें कोई कार्टेल नहीं मिला, कोई गठजोड़ नहीं मिला, मगर हमारी इतलात के मुताबिक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ चीनी की तैयारी की लागत का तयन करने का टास्क दिया गया था। उन्होंने मुख्तलिफ शुगर मिल से ही एदाद शुमार का जमा किए,
फिर जायजा लिया और चीनी की लागत का तयन कर दिया। कंपटीशन कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों का तयन नहीं किया। कार्टेलाइजेशन का, गठजोड़ का, जो मुख्तलिफ शुगर मिल मालिकान में है, उसका तयन नहीं किया। उन्होंने शुगर मिलों से ये दादोशुमार लेकर हुकूमत को महज ये बता दिया कि 1 किलो चीनी की लागत महज 52 रुपए तक इस वक्त शुगर मिल को पड़ती है। गुज़िश्ता साल जब हुकूमत ने बजट पेश किया तो बजट पर बहस करते हुए तहरीक इंसाफी के रुकन असद उमर ने चीनी की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर एतराज उठाया था और चीनी की कीमत में इजाफे की तहकीकात का मुतालबा किया। चीनी उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजुर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो ईसीसी की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने ज़रूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने ज़रूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। बजट में हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% किया, जिसके बाद चीनी की कीमत में 4 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक खुद अपनी ही हुकूमत पर लगाए गए सेल्स टैक्स के इजाफे से जोड़ दिया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है, ये लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा रहा। प्लेटफॉर्म तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जहांगीर तरीन साहब का कारोबार चीनी का कारोबार, और दिफा कर रहे हैं चीनी की कीमतों में इजाफे का। प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत का। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमती टैक्स की वजह से हुआ, मगर वफाकी वजीर हम्माद अजहर से जब चीनी की कीमत में इजाफे का पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है। चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि टैक्स सिर्फ 3.5 रुपए का है। मैंने तो अपनी जो वाइंडिंग अप स्पीच थी उसमें जिक्र किया कि शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपए बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। अगर आप तशख़ीस ही गलत करेंगे तो आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो तो 100% गलत होएगी ना। इसलिए ये टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने टैक्सेस नहीं लगाए इन अशिया के ऊपर। अगर डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या कोई और बड़ी है, किसी और वजह से बढ़ी है, तो उसके ऊपर हम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के पूरी लाहेअमली बनाएंगे। मादर साहब जो जवाब अपोजिशन को कह रहे थे कि अपोजिशन ये कह रही है, वो दरअसल जहांगीर तरीन साहब की बात का जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि तशख़ीस क्या दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि तरीन साहब ने टैक्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली। हमादर साहब ने कहा टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। दो हुकूमती अराकीन की बातों में तजाद नजर आया। सवाल अपनी जगह बरकरार रहा कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों और किसकी वजह से हो रहा है। तहकीकात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर जब असद उमर को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का सरबरा बनाया गया तो उन्होंने चीनी की कीमत में इजाफे का मामला कमेटी में उठाया, और फिर जब हमने तहकीकात के नतीजे पर बात की तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आपने मुतालबा किया कि जी शुगर की कीमतें कैसे बढ़ गई, आपने टैक्स भी लगा दिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। जो आपने शुगर की अभी आपने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के आप चेयरमैन हैं जनाब। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के आज एजेंडा के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि 5 मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें अवाम की तरफ से ये आवाज़ आ रही थी कि बड़ी तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, उनका ज़रा रिव्यू तो करके बताएं कि आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या सही ठोस वजूहात हैं कीमतें बढ़ने की या नहीं है। उन 5 में से एक चीनी भी है, और उसके ऊपर आज प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई। अगले हफ्ते जो है वो तफसील के डिस्कशन होगी। तो तहकीकात तो जनाब ऑर्डर कर दी गई थी और तहकीकात हो भी रही हैं। सब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ तो सारी तहकीकात का खुद जिक्र भी करते हैं, तकारीर भी करते हैं। ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, दिलेर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी तक कुछ नहीं किया इस हवाले से, कोई नोटिस नहीं लिया। ये बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन वज़ीर आज़म को मैंने ये ब्रीफ भी कर दिया था। ये हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जा रहे हैं। आखिरी खबरें आने तक असद उमर तहरीक इंसाफ के MNA तो ये भी तहरीक इंसाफ ही काम करी है, ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। मैं करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के MNA रहते हुए ही ये जो स्ट्रॉन्ग लॉबीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनका असर रसूख कम होता भी नजर आएगा, और नजर आएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, डिक्टेटर्स का दौर हो, कोई भी दौर हो, ये लॉबीज हैं जिन्होंने हमेशा फायदा उठाया है। उम्मीद करते हैं कि इनसे टैक्स भी जमा हो। इस बात को भी 6 माह होने वाले हैं और चीनी की कीमतों में एक दफ़ा फिर मजीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने अपोजिशन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की।
शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल और आसिफ अली जरदारी और उनके दोस्त अनवर मजीद की शुगर मिलों के खिलाफ सब्सिडी लेने पर कार्रवाई शुरू की और कहा कि उसमें बहुत बेज़ाब्तियां हैं। वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए तो हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर से पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुगर मिल के बारे में बता रहे हैं, जरदारी साहब के दोस्तों की शुगर मिल के बारे में बता रहे हैं, मगर शुगर मिल माफिया तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ, सब पर मबनी है। तो क्या सबके खिलाफ तहकीकात होंगी? जिनकी शुगर मिलें हैं, जिन्होंने सब्सिडियां ली और तहरीक इंसाफ में हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। तो उन्होंने ये माना कि ये माफिया तो बहरहाल है। सब आपने एक बहुत अहम बात की है और ये ज़ाती तौर पर क्योंकि हम इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि चौधरी शुगर मिल, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात आपने की उसके डॉक्यूमेंट होंगे और उस बात को आप साबित करेंगे कि इन्होंने सब्सिडी ले ली एक्सपोर्ट करने की और डेटा आपके पास मौजूद है कि इन्होंने कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया। ये बड़ी अहम बात है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को भी आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे अगर चौधरी शुगर मिल ने ये किया है। और क्योंकि शुगर तो एक माफिया है, अब तो आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं, मगर आपकी पार्टी में लोग भी मौजूद है जो इस माफिया का हिस्सा हैं, तो फिर भरपूर कार्रवाई इस पूरे के पूरे माफिया के खिलाफ आप करने का इरादा रखते होंगे जो इस तरीके से कौमी खजाने को लूटते रहें। नहीं, देखिए शाहजेब, बाकी का काम मैं आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये मामला एक केस की इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है, उस केस के ऊपर बात हो रही है। अगर ये कहते हैं कि हम करेंगे जी शुगर की एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसको एक अलग मामले को उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ मामला इन्वेस्टिगेशन का है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप उनके सारे हर एंगल से उस चीज़ को देखते हैं। तो इस स्पेसिफिक केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी एक चीज़ सामने आई इन्वेस्टिगेटर्स के कि जब उन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स देखी तो बिल्कुल सब्सिडी के अंदर मद में पैसे मिले हुए थे और उसी के ऊपर एक सर्च के तौर पे जब मुतलका महकमे को लिखा गया तो उन्होंने एक रिटन सर्टिफिकेट दे दिया कि इस सन से लेके इस सन तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक चौधरी शुगर मिल ने कोई एक्सपोर्ट नहीं की शुगर की। तो वो भी मैंने सामने रख दिया कि अगर नहीं की तो फिर सब्सिडी कैसे मिलती रही। तो ये तो बात उस चीज़ की थी। मतलब मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूं आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। साहब तो फिर देखें ना, आपका और मेरा इत्तेफाक हो गया इस बात के ऊपर, तो फिर इस बात पे उम्मीद की जाए ना कि आप इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा ये काम आपने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, आपका काम ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ तहकीकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। जो पूरे के पूरे कौम का पैसा लूटते हैं जो माफिया, सबके खिलाफ फिर आप काम करेंगे। नहीं, इस तरह देखिए शाहजेब, ऐसे नहीं है सबकी मेरे ऊपर। ये आप देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक केस जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है, वहाँ पे एक चीज़ मैंने तहकीकात नहीं की। जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बिकॉज उनको इसमें जो फॉरेन एविडेंस जितना चाहिए होता है। हमारे इस वक्त हमने मुख्तलिफ ममालिक में, बरतानिया में, अमरीका, UAE में बड़े अच्छे रवाबत पैदा किए हैं। वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उसी सिलसिले में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है। उन्होंने एक केस की चीज़ के अंदर ये लिखी है, मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम की होनी चाहिए, तमाम जितनी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा एक आई ओपनर होना चाहिए कि अगर एक की सब्सिडी की मद में ये नज़र आ रहा है तो जितनी शुगर इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगी हुई हैं सब की एक्सपोर्ट का जो सब्सिडी है उसका ऑडिट होना चाहिए। और ये कोई बड़ा लंबा काम नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें सब्सिडी कितनी की है। केन कमिश्नर एक इदारा होता है, एक एक्सपोर्ट वाला है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और एक ये पराल का डेटाबेस है। तमाम से आप रिकॉर्ड मंगवा लें, आपको पता लग जाएगा जहां पे जोल नजर आएगी और आई एम श्योर कि इसके अंदर फ्रॉड नजर आएगा। इस इंटरव्यू को भी 5 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा बड़ा आसान सा तरीका है, फौरी तौर पर इसकी तहकीकात हो सकती है। 5 महीने इस बात को भी हो गए। सब्सिडी लेने वालों के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जाली अकाउंट्स की तहकीकात करने वाली JIT ने वज़ीर आला सिंध पर ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने का इल्ज़ाम लगाया। तो हमने इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि जहांगीर तरीन को भी सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी। क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए? उसको नहीं मिली?
तमाम जो शुगर मिल मालिकान हैं वो इस तरीके से सब्सिडी लेते रहे हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत कम होती है, जब वो एक्सपोर्ट का हुकूमत को कहते हैं तो उस पर सब्सिडी लेते हैं। फिर लोकल मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है एक्सपोर्ट करने के बाद। जो आटे में हो रहा है वो ही शुगर में होता आया है। हुकूमत इस माफिया के आगे बेबस है। माजी में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात हुई, मगर वो तहकीकात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इससे शुगर माफिया की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2006 में चीनी की कीमतों में 100 रुपए से भी चीनी की कीमतें बढ़ गई थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। फिर 9 अगस्त 2007 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में ज्यादातर सियासतदान हैं, उनमें कुछ हुकूमत में होते हुए भी जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, चौधरी शुजात हुसैन, अनवर चीमा, मियां अजहर, मियां अल्ताफ सलीम और नसरुल्लाह दरेशक का नाम लिया गया और बताया गया कि इन सियासतदानों की 12 मिल्स चीनी की जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हैं, बल्कि 70% जखीरा अंदोजी इन मिल्स ने की। इसके अलावा नैब रिपोर्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल्स पर भी इल्जाम लगाया गया कि उनकी शुगर मिल्स 1 लाख टन चीनी जखीरा करने में मुलव्विस थी। नैब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उन पर तहकीकात खत्म करने के लिए दबाव है, और जब नैब ने तहकीकात का ऐलान किया तो शुगर मिल मालिकान ने यह तासुर पैदा किया कि इससे चीनी की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। ये थी नैब की रिपोर्ट जो उसने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, मगर बाद में नैब अपनी रिपोर्ट से ही पीछे हट गया। 25 सितंबर 2009 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में एक और रिपोर्ट जमा कराई और कहा कि 2006 में आने वाले चीनी के बहरान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत बाअसर सियासी अफराद की शुगर मिल्स मुलव्विस नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने माजी में इस मामले पर ना कोई तहकीकात की, ना ही रिपोर्ट जमा कराई। इस हवाले से डॉन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नैब के जराये ने इस बात की तस्दीक की कि नैब ने तहकीकात शुरू की थी, मगर बाद में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ के दबाव पर तहकीकात को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो काफ लीग के कुछ रहनुमाओं को बचाना चाहते थे और वो बहुत सारे रहनुमा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर हैं और फिर तहकीकात नहीं हो पा रही। और फिर 2006 में चीनी के बहरान के किरदारों का पता नहीं चल सका, आज भी नहीं पता चल रहा। क्या इस बार वैसा ही होगा, या फिर जो बार बार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की दावे करते हैं वजीर आज़म इमरान खान, उस पर कुछ ना कुछ अमल भी होगा। हम आपको तफसील से बताते हैं कि ये माफिया कैसे कार्रवाई करता है। पाकिस्तान चीनी की पैदावार के हवाले से दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है, नवा, और एक अंदाजे के मुताबिक चीनी की सालाना पैदावार 65 लाख टन है, जबकि मुल्क में चीनी की खपत सिर्फ 55 लाख टन है, यानी कि 10 लाख टन पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा हर साल चीनी पैदा होती है। इस लिहाज से लाखों टन चीनी ज़रूरत के अलावा मौजूद होती है। शुगर मिल मालिकान जानबूझकर मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करते हैं, फिर हुकूमत से चीनी की बरामद के नाम पर सब्सिडी लेते हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में चीनी की कीमत कम होती है और वो हुकूमत को सब्सिडी देने पर मजबूर करते हैं। फिर हुकूमत उन्हें सब्सिडी देती है। शुगर मिल मालिकान को उतनी सहूलत क्यों फराहम की जाती है? क्योंकि इस इंडस्ट्री से बड़े बड़े सियासी नाम, सियासी ख़ानदान जुड़े हुए हैं, और हैरानकुन तौर पर बड़े कारोबारी ख़ानदान इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। जो पाकिस्तान के बड़े कारोबारी नाम हैं उसमें से कोई भी शुगर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े सियासी नाम हैं, चाहे शरीफ ख़ानदान हो, चाहे जरदारी ख़ानदान हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हों या तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, वो सब चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज नहीं है। निशाद ग्रुप, लकी ग्रुप, दाऊद ग्रुप इस कारोबार में नहीं है। महज सियासी खानदान या उनके दोस्त ही शुगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की शुगर मिले हैं, शरीफ खानदान की शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले हैं, तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा लोगों की शुगर मिले हैं। और दौर किसी का भी हो, इक्तिदार किसी का भी हो, चाहे जनरल मुशर्रफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो या तहरीक इंसाफ का हो, सब अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं और तहकीकात नहीं होने देते हैं। और इसीलिए गन्ने की फसल को नकद फसल समझा जाता है। किसान को ये तसल्ली रहती है कि ज़्यादातर शुगर मिल मालिकान सियासतदान हैं, सियासतदानों के रिश्तेदार हैं या सियासी असर रसूख रखते हैं, हर वक्त किसी ना किसी हुकूमत में इक़्तिदार में होते हैं। इसलिए ना तो मार्केट में चीनी की कीमत का वो हाल होने देंगे जिससे शुगर मिल मालिकान को नुकसान हो, तो इसलिए काश्तकारों को पैसे भी मिलते रहेंगे। ये काश्तकारों के लिए सपोर्ट प्राइस भी रखेंगे। अगर शुगर केन ज़्यादा पैदा हो गया गन्ना, तो चीनी ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बन गई तो बरामद कर देंगे। इंटरनेशनल मार्केट में अगर चीनी की कीमत कम हुई तो हुकूमत से सब्सिडी ले लेंगे और उसके बाद लोकल मार्केट में चीनी की कीमत भी बढ़ा देंगे। इसलिए शुगर मिल मालिकान कमाते रहेंगे, काश्तकार को पैसे देते रहेंगे। इसलिए कपास पैदा करने की क्या ज़रूरत है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब का जो कॉटन बेल्ट था उसकी वजह वहाँ पर ज़्यादातर अब गन्ना बोया जाता है, जिसकी वजह से कपास जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में अहम किरदार अदा करती है, उसकी पैदावार में कमी आई है और गन्ने की पैदावार साल हर साल बढ़ती चली गई है।
माजी में शुगर मिल मालिकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास चीनी ज़्यादा है, अगर वो बिकेगी नहीं तो वो काश्तकारों को पैसे कैसे अदा करेंगे, इसलिए बरामद की इजाज़त दी जाए। फिर हुकूमत ने इजाज़त दे दी। साथ ही हुकूमत ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत पाकिस्तान से कम है, सब्सिडी भी दे। हुकूमत ने सब्सिडी भी दे दी और यही काम बार बार होता रहा है और पाकिस्तान इसलिए मुसलसल पाकिस्तान के जो ज़राअत का शोबा है वो नुकसान उठाता रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज से नुकसान उठाती रही है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 10 अरब डॉलर से ज़ायद हैं, मगर पाकिस्तान को सालाना 2 से ढाई अरब डॉलर की अब कपास इंपोर्ट करना पड़ती है। एक ज़माने में पाकिस्तान कपास बरामद करता था, तीसरा बड़ा मुल्क होता था, अब कपास दरामद करता है। सारी तवज्जो गन्ने पर है, गन्ने की पैदावार के लिए सपोर्ट प्राइस दी जाती है, इसलिए काश्तकार भी कपास के बजाय गन्ने की काश्त करता है। ये सारा का सारा मामला है और 2017 में भी इस हवाले से हमने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के सामने ये बात रखी थी, ये सवाल उठाया। आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें जो मेजर ग्रोथ एरियाज हैं, शुगर केन डबल डिजिट ग्रोथ है, मुसलसल ग्रो कर रहा है शुगर केन की प्रोडक्शन। और जब आप चीनी का आउटपुट देखें, इंडस्ट्रियल साइड पे जाऊं मैं, ये तो एग्रीकल्चर हो गया, चीनी का आउटपुट 30%, 29.3% का इजाफा है, जबकि जो कॉटन यार्न है जो हमने एक्सपोर्ट करना होता है उसमें सिर्फ 0.78% का इजाफा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप चीनी पैदा करो, चीनी पैदा करके फिर गन्ना पैदा करो, फिर चीनी पैदा करो, एक्सपोर्ट का भी उनको मिल जाता है। तो कॉटन की तरफ आप लेके जाएंगे, फिर यॉन की तरफ आप लेके जाएंगे और फिर यॉन ना एक्सपोर्ट करें, धागा बना बना के वैल्यू एडेड करें, गारमेंट्स बनाएं बांग्लादेश की तरफ, उस पर भी आप ही लेके जाएंगे ना, ये इंसेंटिवाइज तो आप करेंगे। ये बिल्कुल यही है कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ एज ए कॉम जाना और एज ए कंट्री जाना पड़ेगा। हमें नए एरिया जो कि आज हमने पैकेज दिया आईटी इंडस्ट्री में जहाँ स्कोप है उसको हमें करना पड़ेगा और हमें नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। मुसलसल हम तवज्जो दिलाते रहे, मुसलसल हुकूमती वज़रा दावे करते रहे, चाहे वो कोई भी दौर हो, मगर ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही इस हवाले से इक़दाम उठाए गए। अब जो हालिया बहरान है वो किस वजह से है? शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटीज़ एक्सपर्ट है, जाहिद गिशकोरी जिन्होंने चीनी के इस बहरान के हवाले से बड़ा तफसीली काम किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शमसुल इस्लाम खान साहब, आप मार्केट को समझते हैं, ये क्या वजह है? क्या मैनिपुलेट की जा रही है प्राइसेस या वाकई खुसरो बख्तियार साहब ठीक कह रहे हैं, डिमांड सप्लाई की वजह से इस वक्त कीमतें बढ़ी हैं? शाहजेब, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ना तो फ्री मार्केट इकॉनमी है और ना ही रेगुलेटेड इकॉनमी है, बल्कि ये एक मिक्स्ड इकॉनमी है। और मिक्स्ड इकॉनमी में जो क्रोनीज कैपिटलिज्म बड़ा परवान चढ़ता है, कार्टेल बड़े परवान चढ़ते हैं। और वही अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देखें तो 72 ईयर्स में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि वीट क्राइसिस भी आया, शुगर क्राइसिस भी आया। हम कोई भी चीज़ स्टेप लेते हैं उसका जो है उन कार्टेल्स को फ़ायदा होता है, वो वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। और शुगर में क्या है कि आपकी कोई इतनी ज़्यादा ना शॉर्टेज है ना आपकी कंज्यूम हो रही है। शुगर दिसंबर में प्राइसेस जो है न्यू जब उन्होंने क्रशिंग सीजन स्टार्ट किया तो 62 रुपीज़ की उसकी मार्केट थी, आज वो बढ़ा के उन्होंने 73 रुपये 50 पैसे जो है वो एक्स मिल कर दी है। लेकिन ना ही स्टॉक्स वहाँ से लिफ्ट हो रहे हैं ना ही कंज्यूम हो रहे हैं, इसमें एक सट्टा हो रहा है। और सट्टे में क्या है कि शुगर बैलेंस करते हैं अपने डीलर्स के ज़रिए और सट्टेबाज जो है उस प्राइसेस को बहुत ऊपर लेके जाते हैं ताकि उस प्राइस के बेस के ऊपर जो है जो अल्टीमेटली फ़ायदा होता है वो शुगर बैलेंस को होता है। अब आप देखें, अगर आपको पूरा एक चेन आ जाता है इसके अंदर कि आपके फाइनेंस पूरे इतने बड़े कमोडिटी भी आपकी देखें, शुगर जो है केन पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, गन्ने के काश्तकारों के नाम पे पॉलिसी बनती है, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो शुगर बैलेंस के पास जा रहा होता है। आप जब तक इस पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके ये बुरहान आते रहेंगे, आपके पास हर नया दिन एक नया बुरहान आ रहा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक्स फैक्ट्री प्राइस एक तय है और अगर सट्टा आप कह रहे हैं मार्केट में हो रहा है, तो शुगर मिल मालिकान वो कैसे नीचे सट्टे में मुलविस है जो मार्केट में सट्टा खेला जा रहा है? देखें जी, वो ये करते हैं कि उनके एक डीलर्स होते हैं जिनके जरिए वो चीनी बेचते हैं, जिनको कह सकते हैं हाउस ब्रोकर्स हैं। किसी के पास एक ब्रोकर के पास 4 मिलें हैं, किसी के पास 1 मिलें। वो बिल जो मिलने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो आगे जो मार्केटों के अंदर जो चीनी की मार्केट में है, अकबरी मंडी में है, कराची में है, आपके और अप कंट्री जहाँ जहाँ ग्रेन मार्केट है वहाँ फैले होते हैं और फ़ोन के ज़रिए वो रब्ता करते हैं। और उन लोगों के ऊपर जो है आप देखें कि अगर आपकी चीनी की कीमत जो है आज 70 रुपये है तो उसको 70 रुपये नहीं देने, उसको जो है वो 1 रुपया या 1.5 रुपये का फ़र्क देना होता है, वो भी 1 महीने के बाद। अगर उसकी उसमें बैकआउट भी कर जाए या प्राइस जब जैकअप हो जाती है तो अल्टीमेट बेनिफिट उसको जाता है जो शुगर बैलेंस है, क्योंकि उसने जो सेल करनी है रजिस्टर्ड जो आपके यूज़र हैं, जो इंडस्ट्री है, जो आपकी दूसरे लोग हैं, उनको उस प्राइस पे देगा जो मार्केट में वो प्राइस बन चुकी होगी। तो ये एक कह सकते हैं कि बलून में हवा भरने वाले वो साइकिल का पंप लगा के जो है वो सट्टेबाज उसको हवा भर रहे होते हैं और आपका ना उनको वो चीनी कहीं बेच रहे होते हैं ना वो किसी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन
लेकिन उसका जो प्राइस जब इन्फ्लेट होती है तो उसका फ़ायदा उनको होता है, शुगर बैलेंस को। और ये सारे शुगर मिल मालिकान क्योंकि हैं दूसरी जमातों से, ये सारे फिर कार्टेल बना के करते हैं या इनफरादी तौर पर ये सारा का सारा काम कर रहे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस सिस्टम में एक कार्टेलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में, और ये जो आप कहें बेशक ये अपोनेंट है, दूसरी पार्टीज़ में है, वो जो पॉलिटिशियन हमारे हैं, लेकिन जब वेस्टेड इंटरेस्ट आता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उस पर उन्होंने एक अपना जो है अनरिटर्न मिसाक के जो है वो मुश्तरका मफादात बना रखी है, जिसके ऊपर जब कहीं भी चीनी का प्राइस का जो जैकअप करना है, फ़ायदा उठाना है, तो ये सब इकट्ठे मिल जाते हैं। कभी आप देखें कि ग्रोअर्स को पैसे नहीं दे रहे होते। अभी इस सीज़न में क्या किया कि डिस्पाइट इसके कि थोड़ी सी क्रॉप शॉर्ट भी हुई है, लेकिन उन्होंने क्रशिंग भी सस्पेंड की और लोगों से शुगर केन की जो परचेज भी नहीं की, जिसकी वजह से आप एक देखेंगे मैसेज जब खबरों में जब चलता है तो उसका जो है बेनिफिट जो उठाते हैं वो आपके सट्टेबाज उठाते हैं। आपको ये चाहिए था कि आप पहले दिन से ही जितनी शुगर की जो सेल्स होती है उसके ऊपर डीओ के ऊपर मैंडेटरी रखते कि आपका एनटीएन नंबर या सीएनआईसी नंबर होगा। वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और साथ में जो सट्टेबाज जो मुख्तलिफ मार्केटों में फैले हुए हैं, अकबरी मंडी में बहुत बड़ा सट्टा हो रहा है, इसी तरह से कराची में सट्टा हो रहा है, इसी तरह से आपके मुल्तान, हैदराबाद, हर ग्रेन मार्केट में हो रहा है, उनके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि माजी में जब क्रैकडाउन किया था तो उसकी वजह से ये सट्टेबाज मार्केटों से गायब हो गए थे और प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से इस पर काम किया है। ये बताइएगा कि क्या हुकूमत ने संजीदगी से इस मामले की तहकीकात की? इतने अरसे से गुजरा, हमारे प्रोग्राम्स में आके भी कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं, और इस वक्त हुकूमत में मौजूद लोग जो हैं वो कितना फीसद शेयर है उनका इस वक्त जो शुगर मिल मालिकान इस वक्त हुकूमत में मौजूद है? शाज़ेब, इस बात से तो बिल्कुल जो हमारी तहकीकात हैं उनका मेजर शेयर बनता है। जहांगीर तरीन का तकरीबन 22% है पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री में। 6 बड़ी उनकी शुगर मिलें हैं जो कि एक बड़ा साइज़ है। केपीके की तमाम शुगर मिलों से उसका साइज़ बड़ा है शुगर मिल्स का। और फिर खुसरो बख्तियार का भी एक मेजर शेयर है, 12% इंडस्ट्री में हिस्सा है। उनकी भी शुगर मिलें प्रोडक्शन के हिसाब से दूसरे नंबर पर हैं। और फिर हुमायूं अख्तर खान जो कि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनकी भी 3 शुगर मिले हैं। 10% के करीब उनका शुगर इंडस्ट्री में शेयर बनता है। फिर फैसल मुख्तार हैं, फिर जहांगीर तरीन के कज़न हैं शमीम खान, उसके भी 4 शुगर मिले हैं। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 45% के करीब एक बड़ा शेयर बनता है इस शुगर इंडस्ट्री में। जहाँ तक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात बनती है कि किस तरह से प्रॉफिट जा रहा है या किसको जाता है, ज़ाहिर है इनका बड़ा मेजर शेयर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में। उनमें एक बात मैं आपको शाज़ेब बताऊं कि हुकूमत को इस बड़े जो 50% से ज़्यादा प्राइस हाइक जो कीमतें बढ़ी हैं नज़र आती हैं, हुकूमत को 6 महीने पहले बता दिया गया था, ये उनको मालूम था। उसकी वजह यह है कि ये रिपोर्ट आपके सामने है, ये CCP की है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। उसमें बताया गया था, असद उमर उस वक्त नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि आप रिपोर्ट बना के दें 5 चीज़ों पे, जिसमें शुगर और आटे की कीमतों पे एक बड़ी रिपोर्ट अलहदा दी गई थी उनको। उसमें ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो आसमान को छूती हुई शुगर की चीनी की कीमतें हैं उसमें बेज़ाब्तियाँ नज़र आती हैं। यही एक वजह है उस रिपोर्ट की रोशनी में जो नेशनल मॉनिटरिंग प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है उसको ये रिपोर्ट दी गई थी कि किस तरह से इतनी कीमत बढ़ी है और बेज़ाब्तियाँ क्या हैं, आप इसकी तहकीकात करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करती है। इस मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री को लिखा, उसके बाद दोबारा CCP को लिखा गया कि जब कीमतें इतनी बढ़ी हैं चीनी की और गैर मामूली तौर पर बढ़ी हैं, इसकी वजह क्या है, आप प्रोडक्शन कास्ट बताएं, क्योंकि आपका तजर्बा है 2009 का जब मिर्ज़ा कमीशन बनाया गया था और चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन्होंने एवेल्युएशन की है, उसके मुताबिक जो रिपोर्ट इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को दी गई थी, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसके बाद वज़ीर आज़म के पास पहुंची है, तो ये 52 रुपये के लगभग 1 kg पे बनता है, जबकि 80 रुपये इस वक्त उससे ज़्यादा कीमत है। और उसकी आगे हुकूमत ने क्या एक्शन किया है इसमें शाज़ेब देखें, हमने जो तहकीकात की हैं कि 2009 का जो कमीशन था उस वक्त 18 से 19 रुपये पर kg प्रोडक्शन कास्ट थी चीनी बनाने के लिए, और मार्केट में 27 से 28 रुपये थी। जो कमीशन बता रहा है, आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। और इसी तरह की ये दोनों चीज़ों को देखते हुए स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज़ लगती हैं उस वक्त की सूरत हाल को, क्योंकि अरबों रुपए के प्रॉफिट दिया गया था और इस दफ़ा भी अरबों रुपए का
प्रॉफिट इन लोगों की तरफ से बनाया गया है। बहुत शुक्रिया तदगिशकोर, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज एक और अहम डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अदालतें मुसलसल नैब के तरीक़ाकार पर सवाल उठा रही हैं कि जब सबूत और शवाहिद मुकम्मल नहीं होते तो नैब मुलजिम को गिरफ्तार क्यों कर लेता है और शरीक मुलजिमान से तफ्तीश क्यों नहीं होती। आज यही सवाल लाहौर हाई कोर्ट ने 1.5 साल से गिरफ्तार एक अहम ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद के केस में भी उठाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों के केस में नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। फवाद हसन फवाद की रिहाई ने नैब के तरीक़ाकार पर कई सवाल उठा दिए हैं। फवाद हसन फवाद आशियाना हाउसिंग केस और फिर बाद में आमदनी से ज़ायद असासों के केस में गुज़िश्ता 1.5 साल से गिरफ्तार थे, मगर नैब उनके खिलाफ अब तक कोई केस साबित नहीं कर सका। लेकिन 1.5 साल तक फवाद हसन फवाद जेल में रहे। आज फवाद हसन फवाद की रिहाई से नैब को जहां शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वहीं अदालत में जजेस की तरफ से सख्त सवाल भी उठाए गए। नैब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। फवाद हसन फवाद के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब ने उनके मौकिल को 2018 में गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक फर्दे जुर्म भी आयद नहीं हुई। साथ ही उनके दूसरे वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि तफ्तीश के वक्त अरबों रुपए की जायदाद का कहा गया, लेकिन रेफरेंस में 1 अरब 8 करोड़ रुपए का इल्जाम लिखा गया। पहले जिन जायदादों का इल्जाम था वो रेफरेंस में मौजूद ही नहीं है। फवाद हसन फवाद के वकील ने कहा कि ट्रायल में ताखीर हो रही है, आमदनी से ज़ायद असासों का केस है और हमने जायदाद की कीमत के तयन को भी चैलेंज किया हुआ है। पहले तफ्तीश की बुनियाद पर जमानत खारिज हुई, लेकिन अब रेफरेंस आ चुका है जिससे सारे ग्राउंड्स बदल गए हैं। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने पूछा कि फवाद हसन फवाद के नाम पर कितने असासे हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि फवाद हसन फवाद के नाम पर कुछ भी नहीं है। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यही तो हमारा केस है कि मुलजिम के नाम पर कोई असासे नहीं है, असासे कंपनी के नाम पर हैं, जायदादें बेनामी हैं और सब कुछ रिश्तेदारों के नाम पर रखा गया है। जिस पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने पूछा कि नैब ने बेनामी 3 शरीक मुलजिमान को फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया। गिरफ्तारी के वक्त 14 अकाउंट्स लिखे, लेकिन वो अब रेफरेंस का हिस्सा क्यों नहीं है 14 अकाउंट्स। फवाद हसन फवाद के भाई और अहलिया ने दौरान तफ्तीश क्या मौक़िफ़ दिया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि फवाद हसन फवाद की अहलिया ने तहरीरी जवाब में लिखा कि वो हाउसवाइफ हैं और प्लाजा एक कंपनी के नाम है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव वो खुद हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने पूछा कि फवाद के भाई बकार ने क्या मौक़िफ़ दिया, किसी रिश्तेदार ने क्या ये कहा कि जायदाद फवाद हसन फवाद की है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। इस मौके पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जिनके नाम सब कुछ है उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसके नाम पर कुछ भी नहीं आपने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जिस कंपनी के नाम सब कुछ है उसके अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 1-1 करोड़ रुपए की जमानत के बदले फवाद हसन फवाद की रिहाई का हुक्म दे दिया। सवालात उठाए, नैब अब कह रहा है कि चैलेंज करेगा। इस हवाले से नैब का एलामिया भी आ गया है। फवाद हसन फवाद को 1.5 साल नैब ने गिरफ्तार रखा और गिरफ्तारी के बाद उनका मजाक तक उड़ाया गया। उस डीजी नैब लाहौर टॉक शोज में जाके उनकी गिरफ्तारी का और गिरफ्तारी में क्या हो रहा है मजाक उड़ाते रहे। उसी दिन डीजी नैब लाहौर हमारे प्रोग्राम में आए तो हमने उनसे सवालात इस हवाले से किए कि आपने फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया है, इल्ज़ाम क्या था, क्या मामला है, तो वो बरहम हो गए। फवाद हसन फवाद काफ़ी अरसे से गिरफ्तार हैं, 5-1 महीने हो गए उन्हें, 4 से 5 महीने। उनका क्या हुआ? फवाद साहब का जो गिरफ़्तारी एसेट केस में हुई थी उसको अभी 90 डेज़ पूरे नहीं हुए। इंशाअल्लाह ताला उनके 90 डेज़ पूरे होते ही उनके ख़िलाफ़ एसेट का जो रेफरेंस है, जो गालबन 1-1.5 अरब से ज़्यादा का बन रहा है, जो जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो हम अदालत में भेज देंगे। मतलब मादक के साथ एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस तो केस बियॉन्ड मीन्स हो गया है। आपने गिरफ्तार किसी और में किया था, एसेट बियॉन्ड मीन्स में कर रहे हैं? किसकी? फवाद की बात कर रहे हैं जी। फवाद के ऊपर 2 केस है ना। आशियाना केस में भी वो जो ही सारा कुछ आशियाना वो भी चल रहा है। बाद में हमने उनका एसेट भी है और एसेट उनका पॉजिटिव आ गया तो हमने कहा जी दूसरा भी उनके ऊपर 2 दफ़ा गिरफ्तार किया। तो आशियाना में एक ताहिर खुर्शीद साहब हैं जो उस वक्त PLDC के CEO थे, तो आपने फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया। फवाद हसन फवाद ने जिसको कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है उसको गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस CEO ने, वो भी एक कमिश्नर DG खान लगा हुआ है, दूसरा भी कमिश्नर लगा हुआ है। इन लोगों को नहीं किया, फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफी को कर किया आपने। आप हर बात के बाद एंड में शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं तो समझ मुझे अब क्या मैं आपको जिसको गिरफ्तार किया उसके बारे में कह रहा हूँ, जिसको नहीं गिरफ्तार किया उससे सवाल पूछ रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा है?
आप देखें, आप या तो आईओ बन जाएं, आप ये काम छोड़ें, इधर आ जाएं, मैं आपको तफ्तीशी बनाता हूँ, आप खुद तफ्तीश कर लें। हम जिस तरह तफ्तीश कर रहे हैं काइंडली हमें चलने दें। हमें यहाँ टेलीविजन कैमरों पे बैठ के आपको मैं तफ्तीश के अब बताऊँ कि इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों किया, वो क्यों पीछे लग गया, मैं ये बातें आपको जवाब दूँ। आप टेलीविजन कैमरे पर अपनी चॉइस से आए हैं, कल से इंटरव्यूज दे रहे हैं, हमने बुलाया, आप आए हैं तो आपसे सवाल किए जा रहे हैं। अब ये तो आज आपने मुझे आपके बंदों ने बुलाया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं बुलाया, आप लोगों ने मुझे कहा तो मैं आ गया। आप अपनी चॉइस से आए हैं ना, हमने आपको बुलाया तो आप आए, आपकी मेहरबानी, मगर आप अपनी चॉइस से आए, कहने पे आए, आपकी दावत पे आए, मैं कह रहा हूं हमारी दावत पर आए, मगर हम आपको जबरदस्ती नहीं लेकर आए। और आप दूसरे मीडिया इंटरव्यूज में भी जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपसे सवाल हो रहे हैं। मगर ये बताइएगा कि एसिड बियॉन्ड मींस का केस अगर आप फवाद हसन फवाद पर बना रहे हैं तो आशियाना में मैं पूछ रहा हूं कि जिस अफसर ने हटाया और उनके अहकामात माने या बाद में शहबाज शरीफ साहब के माने, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? वो तो दोनों कमिश्नर लगे हुए हैं, अपने अपने ओहदों पर फाइज हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला जो उसका मेरिट है वो परवेल करेगा। इतनी बारीकी में मेरे पास इतना इल्म नहीं होता, ये आईओज और टीमें काम करती हैं, डीजी सिर्फ सुपरवाइज़ करता है। मेरे नीचे 550 केस है, मुझे हर चीज़ की इतनी बारीकी में चीज़ों का नहीं पता। आप बहुत बारीकी में पूछ रहे हैं, इतनी बारीकी में मैं आपको नहीं, जब मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है उनको मुकम्मल इल्म है इस बात का, वो जवाब भी देंगी इन राइटिंग इंशाल्लाह। और आज फवाद हसन फवाद 1.5 साल बाद रिहा हो गए हैं। उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती, वो 1.5 साल तक कैद में रहे, नैब ने कुछ साबित नहीं किया। नैब ने उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला किया है, मगर नैब के लिए अपने इल्जामात को साबित करना अहम होगा, क्योंकि नैब पर मुल्जिमान को कई माह गिरफ्तार रखने के बावजूद केस साबित न करने पर अदालतों के सख्त रिमार्क्स और फैसले सामने आ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन नैब कवानीन में तब्दीली के लिए भी अब आगे बढ़ रहे हैं। आज एक अहम पेशरफ्त हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी का फैसला हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक हो गया। इसके साथ साथ सिंध इलेक्शन कमीशन के रुकन के लिए निसार दुरानी और बलोचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई के नाम पर भी इत्तफाक हो गया है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इत्तफाक राय से इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकरीरी को बड़ी कामयाबी करार दिया है और अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि आर्मी एक्ट से ताउन का जो माहौल पैदा हुआ वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन पर इत्तफाक राय बड़ी कामयाबी है। अब अगला मरहला एहतसाब के तरीक़ाकार पर इत्तफाक राय है, उस पर भी बातचीत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है और बड़ी इस्लाहात अगर हमने कर ली तो सियासी इख्तलाफात नुकसान नहीं पहुंचाते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये दूसरा अहम मामला है जो मुफाहमत और इत्तफाक राय से तय पा गया है। अगला मरहला नैब कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक है, जिसके लिए भी हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से मस्बत बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि नैब इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन के साथ नैब कवानीन में तरमीम पर राज़ी है, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत ने इससे पहले भी अपोजिशन के साथ मिलकर तरामीम का फैसला किया, मगर बाद में अपोजिशन की तजावीज़ को माने बगैर अपनी मर्जी की तरमीम ले आई और उसे ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया। ये ऑर्डिनेंस नैब कवानीन में बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन रहनुमाओं पर मजीद सख्तियों के लिए लाया गया था। ये वही ऑर्डिनेंस था जिसमें हुकूमत ने 5 करोड़ से ज़ायद की करप्शन के मुल्जिमान के लिए जेल में B क्लास के बजाय C क्लास कर दी थी। मगर इस ऑर्डिनेंस को से लाने का एक पूरा पस मंज़र था, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो जो AC है और टेलीविज़न है वो निकालेंगे आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ की जेलों से, और यही उस ऑर्डिनेंस के तहत हुआ। मगर अब हुकूमत दोबारा कह रही है कि नैब कवानीन में अपोजिशन के साथ मिलकर तब्दीली की जाएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सरमद खुसरट की फिल्म जिंदगी तमाशा को 24 जनवरी को रिलीज़ किया जाना था, मगर अब इस फिल्म की रिलीज़ को रोक दिया गया है और हुकूमत ने फिल्म का दोबारा जायज़ा लेने के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से रब्ता करने का ऐलान किया है। आखिर हुकूमत ने यह ऐलान क्यों किया? फिल्म की रिलीज़ की तारीख जो पहले से तय थी, जिसकी मार्केटिंग हो चुकी थी, उसे अचानक रोक क्यों दिया गया? सेंसर बोर्ड की तरफ से इजाज़त मिलने के बावजूद फिल्म का दोबारा से जायज़ा क्यों लिया जा रहा है? इस मामले का जायज़ा लेना ज़रूरी है। फिल्म जिंदगी तमाशा का जब प्रोमो सामने आया तो इस फिल्म के हवाले से एक गिरोह की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फिल्म इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इल्ज़ाम आयद करने वालों ने खुद फिल्म देखी नहीं थी, मगर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए गए। मामला आगे बढ़ता गया, फिल्म साज को धमकियाँ दी गई, जिसके बाद फिल्म जिंदगी तमाशा की टीम की जानिब से वजाहत दी गई कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फिल्म में ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से कोई बात की गई है। हालांकि इस फिल्म में ऐसी कोई बात सिरे से की ही नहीं गई। फिल्म तमाशा की टीम का मजीद कहना था कि यह भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फिल्म बच्चों के साथ ज़्यादती के मौजू पर बनाई गई है, मगर ऐसा भी नहीं है। बच्चों के साथ ज़्यादती इस फिल्म का सिरे से मौजू ही नहीं है। टीम की तरफ से यह भी वजाहत दी गई कि फिल्म के प्रोमो डायलॉग में आसिया नामी खातून का जिक्र है, वो जिक्र फिल्म स्टार आसिया के किरदार का है, जिसे आसिया बीबी का जिक्र समझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
अहम बात यह है कि इन मौज़ूआत पर बात करना भी कोई गलत बात नहीं है, इन पर बात हो सकती है, लेकिन फिल्मसाज का कहना है कि इस हवाले से जितनी बातें फिल्म से मंसूब की गई हैं वो सब प्रोपेगेंडा और झूठ हैं। सेंसर बोर्ड इस पूरे मामले पर कशमकश का शिकार है। पहले पंजाब, सिंध और वफाक के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की नुमाइश की मंजूरी दी, जिसके बाद फिल्म की रिलीज़ की तारीख का बाकायदा ऐलान किया गया। लेकिन अब सरमद खुसट की फिल्म जिंदगी तमाशा को उसकी रिलीज़ से 3 दिन पहले अचानक यानी आज पंजाब और सिंध के सेंसर बोर्ड ने रोक दिया। और पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्मसाज को कहा कि बोर्ड की जायज़ा कमेटी को आइंदा माह 3 फरवरी तक फिल्म दिखाने का एहतमाम करें। कमेटी जायज़ा लेने के बाद अपनी सिफारिशात फिल्म सेंसर बोर्ड को पेश करेगी, जिसके बाद फिल्म की रिलीज से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। साथ ही वफाक ने भी फिल्म को जायजे के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल भिजवाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मामले खुसूसी इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक एवान ने अपने ट्वीट में बताया कि फिल्म जिंदगी तमाशा के प्रोड्यूसर को फिल्म की रिलीज मौखर करने की हिदायत जारी कर दी है। अब मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास जाएगा। यानी पहले फिल्म ठीक थी, सबने उसका जायजा लिया, सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एडिटिंग भी की, सारे मराहिल तय हुए, लेकिन फिर इस फिल्म की नुमाइश रोकने के लिए तहरीक लब्बैक की जानिब से दबाव सामने आया। तहरीक लब्बैक ने इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए रिलीज की तारीख से 2 दिन पहले मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया, यानी 22 जनवरी को, और इस हवाले से पंफलेट भी तकसीम किए, जिसके बाद सूबाई और मरकजी सेंसर बोर्ड ने फिल्म की नुमाइश रोक दी और अब इसका दोबारा जायजा लिया जाएगा। फिल्म की रिलीज रोकने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फिल्म के खिलाफ मुजाहिरों की अपनी कॉल वापस ले ली है। यानी सब कुछ दबाव की बुनियाद पर किया गया। फिल्म साज पर ट्रेलर जारी होने के बाद से ही दबाव था। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उस वक्त से ही धमकियां मिल रही थी। हालांकि फिल्म ने सेंसर के सारे मराहिल तय किए थे। पंजाब सेंसर बोर्ड, सिंध सेंसर बोर्ड और वफाक के सेंसर बोर्ड्स ने फिल्म की रिलीज की मंजूरी दी थी, मगर तनकीद के बाद सरमद खुसट ने दोबारा जायजे के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड को पेश की, जिसके बाद मामूली सी तब्दीली करके नुमाइश के लिए उसकी दोबारा मंजूरी ली गई। मगर सरमद खुसट को धमकियां मिलती रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि उन्हें और उनकी टीम को धमकियां मिल रही हैं और फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बावजूद रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस हवाले से रियासत के नाम खुला खत भी लिखा। इस फिल्म को रोकने के लिए दबाव और धमकियों से परेशान होकर सरमद खुसट ने चंद दिन पहले वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के नाम एक खुला खत लिखकर उनसे मदद की अपील की। और फिर यूं हुआ कि चंद लोगों का जत्था कामयाब हो गया और सरमद खुसट की अपील के अगले ही दिन रियासत ने फिल्म पर पाबंदी लगा दी, यानी वाज़े तौर पर दबाव का इस्तेमाल किया गया और आर्जी पाबंदी लगा दी गई। सरमद खुसट ने अपनी आने वाली फिल्म जिंदगी तमाशा के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले अफराद और तहरीक लब्बैक के खिलाफ लाहौर की सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उनकी फिल्म जिंदगी तमाशा को रोकने की कॉल दे रखी है, जबकि उन्हें फिल्म रिलीज करने के हवाले से धमकियां भी दी जा रही हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनान को फिल्म की रिलीज रोकने के लिए हिदायत भी जारी कर रखी हैं। दरख्वास्त पर अदालत के जज ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए कल दलाइल के लिए तलब कर लिया है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिस पर एतराज़ किया जा रहा है और इसे बार बार सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बावजूद रिलीज से दबाव के तहत रोका जा रहा है? फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सरमद खुसट का कहना है कि उनकी फिल्म से किसी के भी मजहबी जज्बात मजरूह नहीं हुए। इस फिल्म को मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है, मगर फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले उस पर अबूरी पाबंदी लगा दी गई है। एक गिरोह जिसने फिल्म देखी भी नहीं है, उसकी तनकीद और धमकियों के बाद हुकूमत और इदारे पीछे हट गए। फिल्म साज को धमकियों का सामना है, जान, माल और आबरू दाव पर लगी है। उन सब का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी है। एक ऐसे वक्त में जब हम ये तासुर देना चाहते हैं कि हम एक ऐसी रियासत हैं जहाँ जान, माल, आबरू महफूज है। कोई शिद्दत पसंद ग्रुप इतना मजबूत नहीं है जो रियासत को, रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सके। ऐसे तासुर के लिए ज़रूरी है कि यह सब ना हो जो कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रियासत कोई फैसला करे, फिर चंद लोगों के दबाव में आकर फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए, रियासत कोई कदम उठाए और चंद लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो फ़ौरन पीछे हट जाए। रियासत किसी मामले पर इजाज़त दे मगर कोई प्रेशर ग्रुप खड़ा हो जाए, पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा करे और फिर रियासत दबाव में आ जाए, प्रेशर ग्रुप से डर जाए। जो रियासतें हैं चंद लोगों या किसी प्रेशर ग्रुप या जत्थों के दबाव में आ जाएं और इस दबाव में आकर अपने फैसले तक बदलने लगें, तो क्या ऐसी रियासत मजबूत रियासत कहला सकती है? दुनिया को एक मजबूत रियासत का पैगाम दे सकती है? ये तो कमज़ोर रियासतों की निशानियां हैं। हम भारत पर तनकीद करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि वहाँ एक फिल्म लगती है, शिद्दत पसंद उठ खड़े होते हैं, उन्हें फिल्म की कहानी पता होती नहीं है, ना उन्होंने फिल्म देखी होती है, मगर सड़कों पर निकल आते हैं, फनकारों और हिदायतकारों को डराया और धमकाया जाता है, जिसके बाद फिल्म पर पाबंदी लग जाती है।
फिल्म प्रोड्यूसर्स को पीछे हटना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं। हम भारत पर इस हवाले से तनकीद करते हैं और साथ ही हम अपने लिए दुनिया में एक ऐसे मुल्क का तासुर रखना चाहते हैं जहाँ आर्ट की तख्लीक की इजाज़त है, फ़न और फनकार की कदर की जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, जहाँ फनकार की जान, माल और आबरू महफूज है। एक तरफ FATF का इजलास होने जा रहा है जब हम ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी प्रेशर ग्रुप का दबाव नहीं है, रियासत शिद्दत पसंदों के दबाव से आज़ाद है। दूसरी तरफ रियासत इस तरीके से दबाव में आकर फैसले कर रही है। ज़िंदगी तमाशा की रिलीज़ में जो तमाशा चंद दिनों में देखने को मिला है वो इस तासुर को ज़ाहिर कर रहा है कि हम किसी प्रेशर ग्रुप के दबाव में नहीं आते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।